ये किस्सा बंगाल के शहर कोलकाता का है, जहां पर राजेश नाम का एक आदमी अपनी पत्नी अंजलि और अपने 5 साल के बेटे रोहन के साथ रहता था। राजेश एक सामान्य मिडिल क्लास आदमी था, जो कि एक कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता था। कभी कभी उसे फैक्ट्री से घर पहुंचने में रात को देर हो जाती थी। आज भी एक ऐसा ही दिन था। गर्मियों में जून के महीने की देर रात जब राजेश अपने घर को लौट रहा था तो उसे अचानक शौच जाने की इच्छा हुई। आसपास कोई पब्लिक टॉयलेट ना होता देख वो एक अंधेरी गली के अंदर चला गया और एक पुराने पेड़ के नीचे शौच करने लगा, इस बात से अनजान कि वहां किसी बुरी आत्मा का कब्जा है। जैसे ही राजेश हल्का होकर मुड़ा, उसने देखा कि उसके जैसा ही एक आदमी मरने की हालत में सड़क पर पड़ा हुआ है और उसके गले से खून निकल रहा है। ये नजारा देखकर उसको चक्कर आने लगे और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो जैसे तैसे पेड़ के सहारे वहां खड़ा था। अगले ही पल जब उसने दोबारा आंख झपकाई तो सड़क एकदम साफ थी। वहां पर ना ही कोई आदमी था और ना ही किसी खून के निशान थे। वहां स्ट्रीट लाइट धीमी चमक रही थी और दूर से आते ट्रैफिक की भी आवाजें आ रही थी। वो एकदम हैरान हो गया और सोचने लगा कि यह सब शायद उसके दिमाग की उपज और थकान के कारण हुआ है। रात काफी हो गई थी, उसने वहां से चला जाना ही ठीक समझा। रात को जब वो घर लौटा तो उसे एक अनकही तेज प्यास लगने लगी। उसने अपनी पत्नी से पानी मंगाया और पूरी बोतल एक सांस में ही पी गया। उसने फिर एक बोतल मंगवाई और उससे भी एक सांस में पी गया। वो फिर दोबारा अपनी बीवी से पानी मांगने लगा। इस बार उसकी बीवी ने फ्रिज का सारा पानी लाकर उसके सामने रख दिया। उसने एक एक कर सारा पानी पी लिया और फिर से पानी मांगने लगा। तंग आकर राजेश की बीवी ने उससे पूछा कि अगर तुम मजाक कर रहे हो तो इसे अभी बंद कर दो। राजेश एकदम से चिल्लाया और बोला कि मुझे और पानी दो और अगर नहीं दे सकती तो मैं खुद पानी ले लूंगा। राजेश खड़ा होकर पानी को यहाँ वहां ढूंढने लगता है। उसकी बीवी उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है पर उसकी बातों का उस पर कोई असर नहीं होता। राजेश की बीवी उसको बोलती है कि पानी बेडरूम में है। वो जैसे ही बेडरूम में जाता है, उसकी पत्नी उसे बेडरूम में बंद कर देती है। अगली सुबह जब वो उस कमरे को खोलती है तो उसे राजेश नीचे जमीन पर बैठा हुआ मिलता है। अंजलि उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ है, क्या उसकी तबीयत खराब है। राजेश पहले कुछ नहीं बोलता और फिर अचानक एक दबी हुई आवाज में बोलता है, अभी तुम्हारा समय नहीं आया है, पहले इसकी बारी है और फिर इसके बाद तुम्हारी। उसकी ऐसी बातें सुनकर अंजलि बहुत डर जाती हैं और राजेश के पिता यानी अपनी ससुर जी को फोन कर ये सारी घटना के बारे में बताती है। अपनी बहू की बातें सुनकर राजेश के पिता को राजेश की बहुत चिंता होती है और वो तुरंत ही उससे मिलने उसके घर के लिए निकलते हैं। अगले दिन जब वो राजेश के घर पहुंचते हैं तो अंजलि उन्हें बताती है कि राजेश की हालत और खराब होती जा रही है। जब वो राजेश से मिलने उसके कमरे में जाते हैं तो वो राजेश को समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो उसके कंधों पर हाथ रखते हैं, राजेश एकदम से उनको बहुत जोर से धक्का दे देता है। राजेश के पिता बहुत जोर से जमीन पर गिरते हैं। राजेश की इस हरकत से वो समझ जाते हैं कि राजेश के साथ कुछ बहुत गलत हुआ है, क्योंकि राजेश ने आज तक अपने पिता के साथ ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। वो उस रात घर पर वहां के पंडित जी को बुलाते हैं। जब पंडित जी राजेश को देख रहे होते हैं, वो एकदम से बोल उठता है, ये पंडित मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मैं इसके शरीर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। इतना कहकर राजेश अपने सिर को जमीन पर बहुत जोर जोर से पटकने लगता है। बहुत कोशिशों के बाद वो राजेश को शांत कर पाते हैं। पंडित जी कहते हैं कि राजेश पर आई बुरी आत्मा बहुत जिद्दी है, ये मेरे बस की बात नहीं है, तुम्हें इसे किसी बड़े तांत्रिक के पास ले जाना होगा। इतना कहकर पंडित जी राजेश के हाथ में एक मंत्र पढ़कर कलावा बांध देते हैं और कहते हैं कि ये राजेश को शांत रखने में मदद करेगा। इस घटना के बाद से राजेश सिर्फ रात को ही अपने कमरे से बाहर निकलता था। लगभग 3-4 दिन बाद राजेश की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है और उसे तुरंत हॉस्पिटल भर्ती किया जाता है। अस्पताल में पहुंचते ही डॉक्टर बोलते हैं कि राजेश की मृत्यु हो चुकी है। यह बात सुनकर राजेश की पत्नी और उसके पिता बहुत ज्यादा दुखी होते हैं और रोने लगते हैं। राजेश की मृत्यु के 1-1.5 महीने बाद एक दिन रात को राजेश की पत्नी अंजलि
अपने बेटे को किसी से बात करते हुए सुनती है, पर जब वो कमरे से बाहर निकल कर देखती है तो उसे फर्श पर बैठे अपने बेटे के सिवा कोई दूसरा नहीं दिखता। अंजलि अपने बेटे से पूछती है कि वो किस से बात कर रहा है। रोहन उसे बताता है कि वो अपने पिता यानी राजेश से बात कर रहा था। वो अंजलि को बताता है कि उसके पापा यानी राजेश बहुत जल्द उसे और उसकी मम्मी को अपने साथ ले जाएंगे। रोहन की बातें सुनकर अंजलि बहुत ज्यादा बेचैन और घबरा जाती है। अगले दिन जब अंजलि रसोई में खाना बना रही होती है तो उसे अपने पीछे हलचल महसूस होती है। वो पीछे मुड़ती है और वहां से गुजर रही एक छाया को देखती है। इतने में उसके पीछे से आवाज आती है, अब तुम्हारी बारी है। वो पीछे पलट कर देखती है तो उसे उसका पति राजेश खड़ा दिखता है, जिसकी आंखों से खून निकल रहा होता है। वो इसे देखकर बेहोश हो जाती है। कुछ समय बाद रोहन अपने पड़ोसियों की मदद से अंजलि को होश में लाने की कोशिश करता है। अंजलि के होश में आने के बाद उसके पड़ोसी अंजलि से पूछते हैं कि उसे क्या हुआ है। अंजलि उन्हें बताती है कि उसने राजेश को देखा है और अब वो मेरी जान लेना चाहता है। अंजलि की हालत देख उसके पड़ोसी राजेश के पिता को फोन कर सारी खबर देते हैं। अगले ही दिन राजेश के पिता अपने साथ 3 तांत्रिकों को लेकर आते हैं। वो तांत्रिक राजेश के घर में अपनी तंत्र विद्या करना शुरू करते हैं। थोड़ी देर में वहां पर बुरी आत्मा आ जाती है, जिसने राजेश का रूप धर रखा था। वो बुरी आत्मा दर्द में चिल्लाकर उन सबको धमकाने लगती है और बहुत कुछ उल्टा सीधा भी बोलती है। तांत्रिक बिना उसकी बातों पर ध्यान दिए अपनी तंत्र विद्या चालू रखते हैं और उससे पूछते हैं कि उसने राजेश की जान क्यों ली और वो अब उसके परिवार के पीछे क्यों पड़ा है। वो बुरी आत्मा उस रात के हादसे के बारे में बताती है और कहता है कि मैंने उसे तो मार दिया, अब मैं उसके परिवार को खत्म करके अपना बदला पूरा करूंगा। वो तांत्रिक लगभग वहां 7 से 8 घंटे अपनी तंत्र विद्या करते हैं। इस दौरान उनके घर से बहुत जोर से चिल्लाने की आवाजें आती है। उसके बाद वहां एकदम सन्नाटा छा जाता है और वह तीनों तांत्रिक घर से बाहर निकलते हैं और राजेश के परिवार को बताते हैं कि उस बुरी आत्मा ने राजेश की जान क्यों ली और क्यों वो उनके पीछे पड़ा था। तांत्रिक बोलते हैं कि अब घबराने की कोई बात नहीं है, हमने उस बुरी आत्मा को यहाँ से भगा दिया है। यह सुनकर उन्हें थोड़ी राहत मिली, लेकिन इसमें सहे गए नुकसान के लिए उन्हें बहुत दुख भी था। राजेश की एक अनजाने में हुई गलती से उसकी जान चली गई थी और उसके परिवार पर भी खतरा बन गया था। इसलिए कहते हैं कि सुनसान जगह में जाने से बच्चे और किसी अनजान चीज को छूने से भी क्या पता वहां पर क्या और कैसा खतरा मौजूद हो।